नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर हेडगेवार को किया याद। आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण संकल्प को दोहराया। एक्स पर पोस्ट कर किया नमन। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर धर्मनगरी में भीड़ उमड़ी। मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा के इंतजाम। चारधाम यात्रा रूट पर 125 बसें होंगी तैनात। 30 अप्रैल को शुरू होगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। इस बार 6 लाख से ज्यादा वाहनों के आने की संभावना। देहरादून में शिक्षा माफियाओं पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई। देहरादून में कई बुक स्टोर्स पर एक साथ छापेमारी। अभिभावकों की शिकायत पर हुआ एक्शन। हरिद्वार में छात्र से छेड़छाड़ के आरोपी संग पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। और रुड़की देवबंद रेलवे ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी ट्रेन। 19 साल बाद परियोजनाएं हुई पूरी। फुल स्पीड से ट्रैक का हुआ सफल ट्रायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेसन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए अपराध की समीक्षा की। बैठक में डीआईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल भी मौजूद रहीं। इस दौरान वी मुरुगेसन ने बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी की कार्यशैली और उनके कानून व्यवस्था का आकलन किया। इसके अलावा वांटेड अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाने और लंबित मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। बैठक में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ईद सहित अन्य पर्वों को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के भी निर्देश दिए। एक दो पे रिव्यू करा है। एक तो हमारा सर्कल ऑफिसर्स है, उनका कार्य प्रणाली हमने रिव्यू किया, और दूसरा हमारे जो क्राइम ड्राइव चल रही है, वांटेड लोगों का अरेस्ट करना है, इन दोनों हमने किए हैं। हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने उनको और भी और अधिक अच्छा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना, क्रिमिनल्स को टाइमली अरेस्ट करना, हमारे इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कंप्लीट करना, और हमारी ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है वो भी और तेजी से आगे बढ़ने का बताएंगे। अभी खास करके हल्द्वानी और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट और बाकी डिस्ट्रिक्टों को भी हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश हो गया है, सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, जहाँ पे भी नया जगह पे जुलूस आदान ना करें। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही। इस अवसर पर आपको बता दें, यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस बार परिवहन निगम चारधाम यात्रा रूट पर 125 बसों को तैनात करेगा ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी की यात्रा कर सकें। इन बसों का संचालन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट पर किया जाएगा और ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। परिवहन निगम के एमडी रीना जोशी ने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसें और मैन पावर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा रिजर्व बसें भी रखी जाएंगी ताकि किसी भी स्थिति में यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले सालों के आंकड़ों के अनुसार 2024 में लगभग 5,20,000 वाहनों ने यात्रा की थी और इस साल 6 लाख से ज़्यादा वाहनों के आने की संभावना है। यात्रा रूट पर 125 बसों के अलावा अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए जो उत्तराखंड परिवहन निगम की तैयारियां पूरी हैं। हम लोग हमेशा की तरह हमारी बसें इस रूट पर और इस बार हम लोग 125 बसें इस रूट पे लगाएंगे। और इसके अलावा अगर विभाग को भी या कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जो यात्री कहीं पे भी स्ट्रैंडेड रहते हैं तो उसमें भी हम लोग परिवहन विभाग को भी बसें उपलब्ध कराएंगे। और इसमें जो निगम की तरफ से और रूट्स और जो अतिरिक्त मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बीच में ऋषिकेश डिपो है, हरिद्वार डिपो है या श्रीनगर डिपो है, यहाँ पे अतिरिक्त मैन पावर भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ जो बसों के लिए कलपुर्जों की ज़रूरत पड़ती है, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है और आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में इस जगह पर उपलब्ध कराएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चारधाम यात्रा रूट पर अभी फिलहाल 125 बसों को संचालित किया जाएगा। इन बसों का परिवहन विभाग से परमिट जारी करने के साथ ही ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया और तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के तीनों
मंडलों से बसों को चिन्हित किया गया है, जिसको यात्रा रूट पर संचालित किया जाएगा। देहरादून मंडल से 59 बसें, नैनीताल मंडल से 41 बसें और टनकपुर मंडल से 25 बसों का संचालन किया जाएगा। पर्वतीय डिपो से 20 बसें चलाई जाएंगी। चारधाम यात्रा परिवहन निगम तैयार है। कोटद्वार डिपो से 10 बसें, वहीं श्रीनगर डिपो से 5 बसें इसमें लगाई गई हैं। तो चारधाम यात्रा परिवहन निगम तैयार है। अल्मोड़ा डिपो से भी बसें ली जाएंगी, भवाली डिपो से 5 बसें ली जाएंगी। ग्राफिक्स के माध्यम से ये हम आपको दिखा रहे हैं। रानीखेत डिपो से 8 बसें ली जाएंगी। तो अलग अलग डिपो से बसों का इंतजाम किया जाएगा। काठगोदाम डिपो से भी 4 बसें चलाई जाएंगी। हल्द्वानी डिपो से भी 2 बसें इसमें लगाई जाएंगी। तो रामनगर डिपो से 8 बसों को लगाया जाएगा। बागेश्वर डिपो से 8 बसें लगाई जाएंगी। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन निगम तैयार है। टनकपुर डिपो से 4 बसें यात्रा में लगाई जाएंगी। लोहाघाट डिपो से भी 6 बसें लगाई जाएंगी। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। रामनगर में श्रद्धा का सैलाब। गारजिया देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। नैनीताल जिले के रामनगर शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित गारजिया देवी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही यहां सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु मां गर्जिया के दर्शन के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद, हल्द्वानी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ ही अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंच रहे हैं। रामनगर में कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच एक विशाल टीले पर स्थित गर्जिया देवी का मंदिर अपनी पौराणिक मान्यताओं और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहाँ देवी की तपस्या की थी, तभी से ये स्थान शक्ति उपासना का केंद्र बन गया। इस मंदिर को माता पार्वती का स्वरूप भी माना जाता। प्राचीन कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले एक मिट्टी का विशाल टीला कोसी नदी के प्रवाह के साथ बहकर यहाँ आ गया था। तब बटुक भैरव देवता ने इसे रोकते हुए कहा, देवी ठहरो और यहाँ मेरे साथ निवास करो। तभी से ये टीला गर्जिया माता का पवित्र स्थल बन गया। कहा जाता है कि जब नागा बाबा ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की तो उसी समय एक शेर ने जोरदार गर्जना की थी। इसे दैवीय संकेत मानते हुए मंदिर का नाम गर्जिया देवी रख दिया गया। नवरात्रि के पहले दिन से ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त सुबह 4 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तजन मां के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ माता के पहले नवरात्रि में हम लोग दर्शन करने के लिए आए। सुबह 4 बजे से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। आप जाके दर्शन में, पर हाँ, माता के दरबार में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जो मेहनत हुई उसका फल मिला। आगे माता के दरबार में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप भी आइए, सभी लोग आइए। जी, नेहा जोशी। मनोकामना पूर्ति होती है यहाँ पे और बचपन से आए हैं। मायके भी इधर ही है, ससुराल भी इधर है। बहुत सुंदर है। गर्जिया का पहला नवरात्र है तो सुबह 4 बजे से काफी भीड़ है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और हम तो हमेशा ही आते हैं सब परिवार। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से गर्जिया देवी से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों का विश्वास है कि देवी शक्ति का ये पवित्र स्थल संपन्नता, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से यहाँ आने वाले श्रद्धालु मन्नत के रूप में लाल चुनरी, नारियल और सिंदूर अर्पित करते हैं। आपका नाम? परमजीत कौर। अच्छा, परमजीत जी कहाँ से आए? हम पंजाब से आए। हाँ जी, पहले नवरात्रि में पंजाब से आए, बहुत दूर से दर्शन करने माता देवी के। अच्छा, क्या सुना था माता के बारे में? हमारा बचपन यहीं पे लगा। हम आए साल आते थे जब छोटे होते थे। अब हमारी शादी बाहर हो गई है तो हम बाहर से भी आते हैं यहाँ पर। आज तो बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ा, बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं नीचे। हाँ, जो मांगो पूरा होगा। रामनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर 19वीं सदी में यह क्षेत्र एक घने जंगल से घिरा हुआ था। वर्ष 1950 में महादेव गिरी बाबा नामक नागा साधु यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। उनके शिष्य ने यहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर देवी की उपासना शुरू की।
यही वह स्थान है जहां बाद में भैरव, गणेश और 3 महादेवी की मूर्तियां स्थापित की गई। नवरात्रि के पहले दिन गर्जिया मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आकर उनकी कई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। गर्जिया मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडे ने कहा, ये मंदिर शक्ति का केंद्र है और जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा के साथ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इस बार, और काफी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। कई लोग अपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप के साथ भी आए हैं, भंडारा भी कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण बना है, भक्तिमय हो रहा है। चारों तरफ धार्मिक जो भी ये माता रानी का जो आशीर्वाद है वो उसकी उंगलियां बह रही है। माता रानी का जो इतिहास है काफी प्राचीन है, ये प्राचीन स्थान है। तो स्थान काफी वर्ष पूर्व इसकी खोज हमारे दादाजी ने की थी 1935 में। वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना को शुरू किया। ये जो पार्वती माता है, गिरिजा माता, ये ये पार्वती है। इसकी जो पूजा होती है सात्विक रूप में होती है, वैष्णवी रूप में है ये भगवती। इसमें नारियल, गोला और ये जो चुन्नी है और जो माता रानी का वस्त्र है, आभूषण है और जो श्रृंगार है और जो माता रानी का जो सात्विक जो नैवेद्य है, इनका भोग लगता है और माता रानी का यही आशीर्वाद सबको मिलता है। नवरात्र के दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। नवरात्र भर यहाँ भव्य पूजा अर्चना का आयोजन होगा। मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल जिला पर्यटन नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, लेकिन पर्यटन के साथ साथ यहां पर निवास कर रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण पर्यटन से जुड़े होटल का होना। होटल से निकलने वाली गंदगी क्षेत्रवासियों के लिए सरदर्द बनी हुई है। कालाढूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव न्याय पंचायत में भी इस तरह का मामला सामने आया है, जहां निजी रिजॉर्ट संचालक द्वारा सड़क किनारे बनी बरसाती नहर में रिजॉर्ट की पूरी गंदगी डाल दी गई है, जिसके कारण लोग दुर्गंध भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन को मौखिक और लिखित रूप से सूचना दी गई है, परंतु कोई भी अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करने में अब तक असमर्थ रहा है। वहीं बेल पड़ाव क्षेत्र के ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी के समय में इस गंदगी से कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। ये देखिए, ये गंदगी रिजॉर्ट पीछे है, ये मेरा घर है और इसके बगल से इन्होंने ओपन पानी आता है और इतनी गंदगी है इसके अंदर, पन्नियों से भरा पड़ा है, पूरी पन्नियाँ ही पन्नियाँ हैं। मैंने खुद एक पंजा खरीद के उनकी पन्नियाँ जब यहाँ तक बह के आती हैं तो मैं खुद साफ़ करता हूँ, मैं खुद सफाई करता हूँ इसकी, और ये हमने इस तरह से खुद ढक रखा है ताकि बदबू हमारे घर तक ना आए, लेकिन फिर भी बदबू आती है। इतनी ज़्यादा गंदगी है, जबकि ये बरसाती नाला है, बरसात का पानी है, खैर थोड़ा बहुत पानी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से पन्नियाँ, बचा हुआ सड़ा हुआ राशन वो डाल देते हैं इसके अंदर। नाला जो है तो इसी में ये लोग अपने सब कुछ गंदगी हंदगी जितना गंदा करते हैं, लेटरिन कूड़ा कबाड़ा सब हमारे नाले में डाल देते हैं। तो हमारे तो भैया घर सामने में है, सभी यहाँ पर अब बाहर बैठते हैं, बच्चे बूढ़े सयाने जो भी है, गंदगी में हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं, इतने मच्छर होते हैं, गंदगी होती है, बदबू में रह ही नहीं सकते हैं बाहर। तो इनको ऐसे रिसोर्ट वालों को अपना बंदोबस्त ये गंदगी के लिए खुद अंदर करना चाहिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल में टैक्सी चालकों के लिए धर्मशाला के समीप नई पार्किंग शुरू की गई है, जहां टैक्सी और बाइकों को शुल्क के साथ पार्क किया जाएगा। संयुक्त मजिस्ट्रेट के निर्देश पर शहर की टैक्सी बाइकें सड़कों से हटाकर तल्लीताल, धर्मशाला, मल्लीताल, लकड़ीटाल और बीडी पांडे अस्पताल के पास नई पार्किंग में खड़ी की जाएंगी। पुलिस ने मुनादी कर सड़क किनारे से टैक्सी और बाइकें हटाने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है ताकि शहर में यातायात की व्यवस्था सुधर सके। संयुक्त मजिस्ट्रेट में हमने सीजन को लेकर यातायात संबंधी मीटिंग की गई थी, जिसमें ये आदेश पारित हुए हैं कि अब जो भी दोपहिया वाहन है, विशेषकर टैक्सी दोपहिया वाहन, इनको धर्मशाला के पास जो पार्किंग ये प्राधिकरण की है उसको निर्धारित किया गया है कि गाड़ियां वहां खड़ी होंगी और उसका उन्होंने 25 रुपये लगभग निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा उनके द्वारा। तो हमारे द्वारा
मीटिंग के तत्काल बाद से ही लगातार प्रचार प्रसार अपने पीए सिस्टम से किया जा रहा है और उससे फ़र्क पड़ा है। यहाँ गाड़ियाँ कम हो गई हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ बिल्कुल पार्किंग में ही खड़ी हों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के लच्छी वाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रहे हादसों के खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से टोल प्लाजा हटाने की मांग की। प्रदर्शन में परवादून कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल और टैक्सी यूनियन जोली ग्रांड के अध्यक्ष महेंद्र भारती समेत कई स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि टोल प्लाजा पर अवैध टैक्स वसूला जा रहा है और हाथियों के आवागमन के कारण यह स्थान दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इस वजह से इसे हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए। चलता फिरता 24 घंटे का अत्याचार और ये सारी जनता पर अत्याचार है, स्थानीय लोगों पर भी है और उससे ज्यादा पौड़ी, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग जो थोड़ा सा चलते हैं ना इस हाईवे में, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूला जा रहा है। ये 5 किलोमीटर का और इसमें एयरपोर्ट वालों से जितने भी टैक्सी वाले हमारे भाई लोग, उन्हें लूटा जा रहा है। उनका 1000 रुपए का पास है, अगर वो उसमें ईमानदारी का हो तो उसमें 75 पैसा 1 रुपए बैठता है इनका, और ये 60 किलोमीटर का टोल ले रहे हैं। उनका 1000 रुपए का पास था, इससे पहले ये फ्री पास बनवा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने एक दिन भी यहाँ पर इन टोल वालों से बात नहीं की, जबकि आज ये पैसे ले रहे हैं तो महीने के टोल का। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा घटना होती है। अभी 2021 में हम लोगों ने इसका प्रदर्शन शुरू किया, जब ये शुरू नहीं हुआ था तब भी हम लोगों ने बोला था कि ये टोल एक अवैध वसूली केंद्र बनेगा और यहाँ पे दुर्घटनाएं होंगी, और आज वो चीज साबित हो चुकी है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई जानवरों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन प्रशासन और शासन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। NHAI के जितने नियमों को ताक पर रख दिया गया है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कोटद्वार में जामा मस्जिद के मुतवल्ली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरीसी ने जमात के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम भाई जमात के लिए अपने शहर से बाहर जाता है तो उसे स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इदरीसी ने कहा कि जमाती गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर जाकर इस्लाम के संदेश फैलाते हैं और लोगों को अपने साथ जुड़ने का आह्वान करते हैं। उन्होंने बताया कि जमात का एक मुखिया होता है जिसे अमीर जमात कहा जाता है और उसकी भी अहम जिम्मेदारी होती है। नहीं तो जमात का तो काम सारा नंबर 1 में चल रहा है। हम लोग, मैं भी जमात से जुड़ा हुआ हूँ, गढ़वाल के जिम्मेदारों में नंबर आता है। तो मैं खुद भी जब जमात में जाता हूँ तो हम अपने लोकल प्रशासन को भी जानकारी देते हैं, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पूरा विथ आधार कार्ड के जानकारी देते हैं कि इतने दिनों के लिए हम इस शहर में आए। और अगर कोई जमात हमारे यहाँ आती है बाहर से तो उसकी हम तुरंत एक पर्चा बनाते हैं, उसका आधार कार्ड, एड्रेस, थाना क्षेत्र, जिला, गांव सब कुछ लिख करके यहाँ लोकल जो हमारा LIU प्रशासन है, LIU है, स्पेशल ब्रांच है, IB है, उनको सबको हम व्हाट्सअप करते हैं और उसकी देख रेख मैं खुद ही करता हूँ। पौड़ी जिले के मां भुवनेश्वरी सिद्धपीठ में चैत्री नवरात्र के पावन अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। पहले नवरात्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में प्रवेश किया और आचार्यों द्वारा मां शैलपुत्री का पूजन व पाठ किया गया। आचार्य नवीन ममगाई ने बताया कि देवी भागवत आयोजन के तहत कलश यात्रा के बाद दीप प्रज्वलन होता है, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान भजन प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करीब 50 टीमें भाग लेंगी। कार्यक्रम का समापन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पाठ और आरती के साथ होगा, जहां सभी प्रतिभागी टीमों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। खासकर पछवादून क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ की प्रमुख नदियां यमुना, स्वर्णा और शीतला
बेतरतीब खनन के कारण जल प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान का शिकार हो चुके हैं। क्षेत्र में संचालित दर्जन भर से अधिक स्टोन क्रेशर और खनन पट्टों पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों का समर्थन करते हुए जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों पर खनन माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया। इस पर अधिकारियों का जवाब मात्र औपचारिकता ही था। अब सवाल यह है कि क्या प्रदेश सरकार इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका बयान निश्चित तौर पे सराहनीय है और उन्होंने सदन में इस बात को चीख करके कहा है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, अवैध खनन जोरों पर है। रात में जेसीबी, पोकलेन से नदियों का सीना चीरा जा रहा है और उनकी बात का समर्थन जनसंघर्ष मोर्चा करता है। हमारा कहना है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी सरकार को कि उन्होंने सचिव को निर्देश दिए कि आप इसमें अपना वक्तव्य जारी करें। क्या उनके पास कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं था? पार्टी पदाधिकारी को इसलिए बयान नहीं दे पाता, उनको सब पता है वो झूठ कैसे बोलते। आज सचिव के माध्यम से झूठ बुलाया जा रहा है और उनके आप चेहरे को पढ़ सकते हैं, वो भी मजबूरी में ऐसा बयान दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये खनन नहीं हो रहा। कितने दुर्भाग्य की बात है, पूरे प्रदेश के अंदर फुतू हो रही है सरकार की। बेसिक सर्विसेज जहाँ भी मिलते हैं तो वहाँ पर जो हमारी माइनिंग की टीम्स हैं वो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। यदि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे तो अवश्य रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा निर्देशित किया गया। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है इसको चेक कराया जाएगा, पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जहाँ दिक्कत आ रही है उसे दूर किया जाएगा। अवैध खनन पर एक संसद में ये बात कि देहरादून में अवैध खनन चरम पर है, तो एक निश्चय कहें ऐसे क्या कहें? जो अवैध खनन की जो शिकायतें अगर प्राप्त होती हैं तो संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिला खान अधिकारी और पुलिस के साथ उसका निरीक्षण वगैरह कराया जाएगा। जहाँ पे पाया जाएगा कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहाँ कार्रवाई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का रुड़की देवबंद रेलवे ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। यह परियोजना तकरीबन 19 साल बाद पूरी हुई है और अब जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेनें तेज गति से दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देसवाल ने अपनी टीम के साथ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, जिसमें झबरेड़ा और बनहेड़ा खास में बने नए रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। आपको बता दें CRS ने बताया कि ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस रूट पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है, और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दो को गिरफ्तार किया गया है। अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार को बदमाशों ने एक छात्र पर हमला कर फायरिंग की थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाश को घेर लिया और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में पुल जटवाड़ा के पास में एक वाहन चेकिंग की जा रही थी और वो वाहन चेकिंग में एक ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वहां से जब तेजी से निकलने के लिए इन्होंने प्रयास किया, पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई थी। इन्होंने वहां का बैरियर तोड़ के आगे बहादुराबाद की ओर के नहर पट्टी की ओर से निकले। इसी बीच बहादुराबाद पुलिस को भी इससे सचेत किया गया, उनके द्वारा से रोकने की कोशिश की गई। इनके द्वारा पुलिस ने फायर किया, बचने भागने की कोशिश इन्होंने की थी। पुलिस के द्वारा इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम निष्कर्ष है उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया है, उसके पैर में गोली लगी है और एक अन्य व्यक्ति की भी अरेस्टिंग की जा चुकी है और 5 जो अन्य व्यक्ति इनके साथ थे वो भी फरार चल रहे हैं। उनके लिए पुलिस हमारी विशेष टीम लगी हुई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर मध्यरात्रि में एक कार में अचानक आग की घटना सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सोनीपत हरियाणा से एक परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आ रहा था, तभी रुड़की हाईवे पर कार से धुआं निकलने लगा। चालक ने तत्परता दिखाते हुए
कार को सड़क किनारे रोका और परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दमकल और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नैनीताल में अब टैक्सी चालकों को पार्किंग की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, धर्मशाला के समीप बनाई गई नई पार्किंग में टैक्सी बाइकों को शुल्क के साथ पार्क किया जा रहा है। संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि टैक्सी बाइकों को सड़कों से हटाकर तल्लीताल, धर्मशाला, मल्लीताल, लकड़ीटाल और बीडी पांडे अस्पताल के पास पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। पुलिस ने मुनादी कर टैक्सी संचालकों को पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़कों से टैक्सी बाइकों को न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट मैम ने सीजन को लेके यातायात संबंधी मीटिंग की गई थी, जिसमें ये आदेश पारित हुए हैं कि अब जो भी दोपहिया वाहन है, विशेषकर टैक्सी दोपहिया वाहन, इनको धर्मशाला के पास जो पार्किंग ये प्राधिकरण की है, उसको निर्धारित किया गया है कि गाड़ियां वहां खड़ी होंगी और उसका उन्होंने 25 रुपये लगभग निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा उनके द्वारा। तो हमारे द्वारा मीटिंग के तत्काल बाद से ही लगातार प्रचार प्रसार अपने PA सिस्टम से किया जा रहा है और उससे फ़र्क पड़ा है। यहाँ गाड़ियाँ कम हो गई हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ बिल्कुल पार्किंग में ही खड़ी हों। उसके लिए हम लगातार इनको बता रहे हैं और अगर इसके बाद भी इनको आदेशों का इनके द्वारा पालन नहीं किया जाएगा तो इनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के लच्छी वाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रहे हादसों के खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से टोल प्लाजा हटाने की मांग की। प्रदर्शन में परवादून कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल और टैक्सी यूनियन जोली ग्रांट के अध्यक्ष महेंद्र भारती समेत कई स्थानीय लोग शामिल रहे। यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग, एक प्रकार का साक्षात चलता फिरता 24 घंटे का अत्याचार है और ये सारी जनता पर अत्याचार है, स्थानीय लोगों पर भी है और उससे ज्यादा पौड़ी, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग जो थोड़ा सा चलते हैं ना इस हाईवे में, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूला जा रहा है। ये 5 किलोमीटर का और इसमें एयरपोर्ट वालों से जितने भी टैक्सी वाले हमारे भाई लोग, उन्हें लूटा जा रहा है। उनका 1000 रुपए का पास है, अगर वो उसमें ईमानदारी का हो तो उसमें 75 पैसा 1 रुपए बैठता है इनका, और ये 60 किलोमीटर का टोल ले रहे हैं। उनका 1000 रुपए का पास था, इससे पहले ये फ्री पास बनवा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने एक दिन भी यहाँ पर इन टोल वालों से बात नहीं की, जबकि आज ये पैसे ले रहे हैं महीने के टोल का। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा घटना होती है। अभी 2021 में हम लोगों ने इसका प्रदर्शन शुरू किया, जब ये शुरू नहीं हुआ था, तब भी हम लोगों ने बोला था कि ये टोल एक अवैध वसूली केंद्र बनेगा और यहाँ पे दुर्घटनाएं होंगी। और आज वो चीज साबित हो चुकी है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई जानवरों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन प्रशासन और शासन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। NHAI के जितने नियमों को ताक पर रख दिया गया है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।